चलिए देखिए ध्यान से बच्चों, बेस थ्योरम कंप्लीट करा दिया था। अरे काफी हद तक हो गया, कंप्लीट नहीं होगा लेकिन हाँ काफी हद तक कर लिया। अभी उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा बेस थ्योरम में। वैसे तो मैंने कम से कम 10 एक क्वेश्चन से ऊपर करा दिया है, ठीक है। आज लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्कस कर रहे हैं? हेडिंग डालना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले देख लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेटा 3 टॉपिक हुआ करते थे पहले। ध्यान सुन लीजिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 3 टॉपिक हुआ करते थे। एक से मतलब लाइट बना, आप जला के आओ, बस ये लाइट नहीं जलाना प्लीज, ना फिर वो फिर रिफ्लेक्शन आएगा। चलवा रहे, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ तक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टॉपिक। ये फिर लाइट जला दी इसने, लाइट क्यों ऑन करी तूने? और ये भी फैन चलाना है ना। अभी सारा मामला सेट है। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पहले जो टॉपिक था वो 3 टुकड़ों में टूटा हुआ था। एक तो खुद ये था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा बेटा इसके अंदर आता था मीन, या किसी को बोलते थे एक्सपेक्टेशन। क्या बोलते थे? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे EX से। और दूसरा बेटा आता था, तीसरा टॉपिक इसका, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। क्या होता था? वेरिएंस को लिखते थे VX से, स्पेलिंग वगैरह देख लेना कहीं चेंज नहीं हो तो। और मीन को बेटा एक और रिप्रेजेंटेशन था म्यू, और वेरिएंस को बोलते थे ये, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म था, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको बच्चों हम लोग बोलते थे सिग्मा से। ये सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा तो पक्का पता चल गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट? अंडर रूट। अरे क्लियर है? याद करो 11th क्लास में अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ा हो अच्छे से तो उसमें ये एक चीज पढ़ी थी, याद है? स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में रिलेशन। याद आ रहा है कुछ हल्का फुल्का? ठीक है। इस बार ये सारा का सारा पार्ट सिलेबस में नहीं है। ओनली यू हैव व्हाट? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक छोटा सा टॉपिक, मतलब एक एक्सरसाइज, हार्डली कोई बोल रहा हूँ, पूरा पार्ट उसमें है भी नहीं। अब इसमें बेटा है क्या बेसिकली? देखो, हम सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लें कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा जिस भी चीज़ का हम निकाल रहे होते हैं, जैसे सपोज करो एक कॉइन को 3 बार फेंका, ध्यान से समझना। अब मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताएं, तो 3 बार कॉइन फेंकने में जिसका भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ हेड्स का। तो इस नंबर ऑफ हेड्स को बोला जाता है बेटा रैंडम वेरिएबल। क्या बोलते हैं? हर क्वेश्चन में अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं तो हम हमेशा रैंडम वेरिएबल का निकालते हैं, जिसको बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल X। क्वेश्चन टू क्वेश्चन कैपिटल X की वैल्यू वेरी करती है। जैसे यहाँ पे बात करें कि एक ही कॉइन को 3 बार फेंक रहे हैं, व्हाट इज द क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यू ऑफ हेड्स। एक भी हेड ना है, 3 बार फेंका, तीनों बार एक भी हेड ना है, एक बार हेड आ जाए, 2 बार हेड आ जाए, या 3 के तीनों बार हेड आ जाए।
ये 3 चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालना, मतलब बेटा आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 यानी नो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 निकालोगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ x = कितना निकालोगे 3। और सारा निकालने के बाद आप एक बॉक्स बनाओगे, उस बॉक्स के अंदर बेटा 2 चीजें मेंशन होंगी, x और px। क्या क्या मेंशन होगा? सही है, कैपिटल X क्या है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। कैपिटल X 0 पे जो भी प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ लिख देंगे, 1 पे जो भी है यहाँ लिख देंगे, 2 पे जो भी है वो यहाँ लिख देंगे, 3 पे जो भी है यहाँ लिख देंगे। इन सब का सम करके हमेशा क्या आना चाहिए? ये बात याद रखना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में all the probability of a random variable is always equal to 1. Sum of all the probabilities is always equal to 1. बेटा इस डिजाइन को बना देना, इस बक्से को बना देना, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ रहा है? इस बक्से को बना दिया तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर ये होगा कैसे? तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम काम करेंगे। हम 2 बातें फिर से रिकॉल कर लेते हैं अपनी पुरानी, कि अगर एक से ज्यादा कहीं पर चीजें हम उठा रहे हैं, एक से ज्यादा विदाउट रिप्लेसमेंट, हम लोग बेटा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? कॉम्बिनेशन। किसका इस्तेमाल करेंगे? दूसरा, अगर हम एक से ज्यादा चीजें भी निकाल रहे हैं लेकिन हम उसमें रिप्लेसमेंट कर दे रहे हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता बचेगा, दैट इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करते समय आपको नंबर ऑफ केसेस का ध्यान रखना है। वर्ड सुनिएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करते समय किसका ध्यान रखना है? नंबर ऑफ केसेस का। चलिए नंबर ऑफ केसेस क्या होगा? जैसे बेटा यहाँ पर कितने कॉइन फेंके गए? 3। तो देखो अब मैं आपको नंबर ऑफ केसेस समझाऊंगा। बेटा ये कह रहा है 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। क्या बोला? 0 हेड। मतलब पहली बार हेड ना आए, बोलो क्या प्रोबेबिलिटी होगा? दूसरी बार भी हेड ना आए, तीसरी बार भी हेड। और इसके कितने केस बनेंगे? सुनते रहना ध्यान से। 3C0 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे बच्चों? और 3C0 बनो, एक ही केस बनेगा जो यहाँ बना। बस समझ में आया कि नहीं आया? यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/8। फिर से बात सुनो, एक बार हेड आ जाए, 2 बार टेल आए। अच्छा ठीक है सर, तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बेटा, दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल, और इसके कितने केस बनेंगे? 3C1 केस। यानी कितने केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे। 3 केस कैसे बनेंगे भाई? आप इसमें या तो डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर बेटा कितना रहेगा? 3/8। या फिर आप पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बनाओ और उसमें काउंट मारो। ठीक है, इसका तीनों का तीनों सैंपल स्पेस बनाओ 8 का, और काउंट करो कितनी बार एक हेड आया। 3 ही बार आता है कि नहीं आता है? याद है कुछ कुछ? 3/8। नहीं तो दूसरे तरीके से सोचो, पहले पे हेड आ गया, दोनों पे टेल आ गया, 1/2 1/2 1/2। ठीक है, अच्छा प्लस अब दूसरा केस, पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आ गया और तीसरे पे टेल आ गया, तो ये भी तो केस बन गया 1 हेड का। तो दूसरा केस हो गया। तीसरा केस, दोनों पे स्टार्टिंग पे टेल आया, लास्ट वाले पे क्या आया? हेड। तो तीसरा केस। 3 केस बने कि नहीं बने? देख, अब तीनों केसेस क्या होंगे? सेम। तीनों केसेस क्या होंगे बच्चों? सेम। अच्छा सर, अगर ऐसा हुआ कि सेम केस नहीं बन रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर रिप्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, यानी वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्यों इस्तेमाल करेंगे? हम तो वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? कॉम्बिनेशन। समझ में आई बात कि नहीं है? सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है। उसके लिए भी अब शॉर्ट ट्रिक दे दिया आपको कि नंबर ऑफ केसेस याद रखना। क्या याद रखना? नंबर ऑफ केसेस। अच्छा, अगर छोटा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ केसेस कम है, जो बनाना आसान है, तो बेटा आप कोशिश करना कि इसको प्रोडक्ट ना करो। ठीक है, आप उसको पूरा पूरा दिखाओ कि पहले पे क्या आ गया? टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, फिर पहले पे टेल, दूसरे पे भी टेल और तीसरे पे हेड। अब ओवरऑल आंसर इज व्हाट? 3/8। अच्छा बेटा, अब 2 बार हेड आना चाहिए, 1 बार टेल आना चाहिए, ये तो हिसाब है ना तीसरे वाले का। तो बोलिए, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, फिर पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, फिर पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड। इनके अलावा कोई ऑप्शन? अब तीनों पे हेड आए,
ऐसे कितने ऑप्शन होंगे बेटा? केस कितने बनेंगे? 3C3 यानी कितने केस? एक केस। हेड हेड हेड। आंसर अब नोटिस करना, मैं यहाँ पे इनको रख रहा हूँ 0 1 2 3। इसको बोलेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किसका? नंबर ऑफ हेड्स का। यहाँ पे कितना आएगा? समझ आ रहा है? कई बार ये आपके दिमाग से खेलेंगे कैसे, ध्यान सुनना। ये यहाँ पे के डाल देंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों? के डाल देंगे। और ये सब नहीं देंगे आप, कहेंगे क्या? ये कह दिया कि भाई किसी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है यार, के की वैल्यू बताओ। तो आपको क्या करना है? सुनो, इस क्वेश्चन में क्या करना है? 1/8 प्लस के प्लस 3/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 1। के की वैल्यू निकाल लो बच्चों यहाँ से। समझ में आ रहा ना? दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? सुन लो ध्यान से। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बनेगा वो ये बनेगा कि सर ऐसा है, यहाँ पर के की वैल्यू निकलवा लेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा। दूसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, एक आपको रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर छुपा के दे देगा, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। तो फर्स्ट वी ऑलवेज डिफाइन व्हाट? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने के बाद उसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? पॉसिबल। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार पॉसिबल वैल्यू ऐसी हो, माइनस में भी हो सकती है। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, -2 -5 कुछ भी हो सकती है। हाँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, वो तो फिक्स है। प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा सबको? और सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 1। स्टार्ट करें इस चैप्टर को, ठीक है? हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालते हैं? रैंडम वेरिएबल का। रैंडम वेरिएबल क्या है? भाई जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा क्वेश्चन, वही रैंडम वेरिएबल होगा। अब आ जाते हैं फटाफट स्टार्ट करें। लाओ भाई, मैं क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, सीधा बता। चलिए लिखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज 13.4 का, ये बेटा कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये बताना है। 0 1 2 यहाँ पे लिखा है बेटा 0.4 0.4 0.2। चलिए जल्दी बताइए, क्या ये रैंडम वेरिएबल? तो कैपिटल X की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं। इन सब में देख लो सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तीनों को जोड़ के बना रहा है, सही आ रहा है? इसका मतलब दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। समझ में आ गया? दूसरे का ऐसी बेटा एक और दे रखा है, कैपिटल X, यहाँ पे P कैपिटल X, यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे दे रखा है 0.1 0.5 0.2 -0.1 0.3। टेल मी, इज दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल? आप कहेंगे नो। व्हाई? बिकॉज प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कांट बी नेगेटिव। सिंपल है ना? अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, इसमें थर्ड पार्ट है, ध्यान से समझना बेटा। x की जगह पे y लिख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? नाम ही तो है -1 0 1। अभी तक क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि y तो माइनस में हो सकता है, कैपिटल X और y सब तो माइनस में हो सकते हैं। बोलिए, इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.6 0.1 0.2। क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं है। क्या रीजन है? क्योंकि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज नॉट इक्वल टू 1। समझ में आ रहा? नेक्स्ट बेटा z कह दिया, यहाँ पे pz कह दिया। 3 2 1 0 -1 0.3 0.2 0.4 0.1 0.05। बोलो
है क्या? क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि सम करके एक से ज्यादा। समझ में आ रहा? अरे समझ नहीं है भाई। आ गया? अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन से, जहां से इन्होंने लैंग्वेज के फ्रेम में इस क्वेश्चन को देना स्टार्ट किया है। तो देखो इस टॉपिक में कुछ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, बस आपको दो बातें याद रखनी है, कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है और कहाँ पे कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। बेटा कह रहा है अभी लिखना नहीं, खाली सुनो। एन ऑन कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बेटा झोला है जिसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल। 2 balls आर रैंडमली ड्रॉन। अरे सुनो, 2 balls आर रैंडमली ड्रॉन। अब आप खुद बताओ क्या इस्तेमाल होगा? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ ना इसका। 2 balls ड्रॉ कर लिया, बोली कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, वो चली गई क्या लगी? नीचे मिली है, हो गया उसे। अच्छा लेने कौन आएगा? मुझे लगा फोबिया हो गया। कितनी बॉल निकाली यहां से? हैं? बेटा ध्यान से देखो क्यों लिखा है। लिखा है लेट कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो बेटा यहां से देखना, सुनना ध्यान से। कैपिटल एक्स क्या है? नंबर ऑफ व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। हमें तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज आ रही है बेटा वो बताना है, और ये बताना है कि इज एक्स अ रैंडम वेरिएबल। सुनो, एक्स को रैंडम वेरिएबल आप तभी कह सकते हो जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप बना लो और सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ के क्या आ रहा हो 1, तो ही हमारा कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। उससे पहले नहीं पता कर सकते आप कैसे। अच्छा ठीक है, चलो सर इसमें लैंग्वेज क्या लिखी? सुनना ध्यान से, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, सुनते रहना ध्यान से। इसमें सबसे पहले आपको डिफाइन करना होता है रैंडम वेरिएबल क्या है। तो क्योंकि यहाँ पे पूछ लिया, नहीं आपको तो ये प्रूफ करना है ना कि एक्स रैंडम वेरिएबल है भी या नहीं, मतलब चेक करना। तो यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल एक्स क्या है बोलो? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स व्हाट। अच्छा हो गया। देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। बेटा पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? आपने कितनी बॉल निकाली है? 2 निकाली है, बोलो। अच्छा, दोनों ब्लैक हो सकती है, एक ब्लैक हो सकती है, एक भी ब्लैक नहीं, ऐसा भी हो सकता है, यानी 0 ब्लैक। समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना है? सबकी प्रोबेबिलिटी निकालना। तो सबसे पहले हमें निकालना है, आप ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, हमें कितनी ब्लैक चाहिए? कितनी बॉल निकाली हमने? 2। ठीक है, कितनी ब्लैक है यहाँ पे? 2। 2 ब्लैक में से कितना सिलेक्ट करना है? ठीक है, अब बॉल कितनी सिलेक्ट करनी थी? 2 करनी थी ना, कहाँ से होंगी फिर? हाँ 7C, अरे हद हो गई यार, 5C और नीचे ये पहला समझ में आया कि नहीं आया? 2 बॉल तो निकालोगे ना, तो 2 बॉल कौन सी निकली होंगी? जब दोनों ही के दोनों ब्लैक नहीं है तो पक्का है दोनों रेड निकली होंगी। अरे बोलो यार, तो आप ऊपर भी 2 बॉल निकालोगे जरूर। ब्लैक कितनी होंगी वहां पे? नीचे भी 2 बॉल निकालोगे, कहां से? टोटल बॉल, टोटल बॉल्स, ठीक है। अच्छा बताओ 2C0 कितना हो गया? 1। अच्छा अब 0 लग गया तो 1 ही हो जाता है ना सब में। ये कितना हो गया? 5 × 4 अपॉन 2 × 1 होल अपॉन 7 × 6 अपॉन 2 × 1 तो निपट गया। ऊपर 2 से कट कर दो, कितना आ गया? 10 अपॉन। समझ में आया कुछ? अच्छा ठीक है बेटा, x/1 निकाल, ध्यान समझना बेटा। आपको कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है? 2। उसमें से कितने ब्लैक होने चाहिए? 1। बताओ क्या लिखूं? समझ में आया कुछ? 2C1 कितना होता है? 2
5c1 कितना होता है अपॉन 7c2, 7 into 6, ये 2 into 1 कहाँ पहुँच जाएगा? अरे बोलो यार, 2 से काट दो, 5 दूनी 10। अरे एग्री कर लो, नहीं तुम्हारा 2 बॉल निकाल रहे हैं, दोनों ही क्या हो ब्लैक। क्या लिखे बताओ? 2 बॉल निकल चुकी हैं, वहां से कनेक्ट हो गए। अरे समझ में आया? अब काफी लोग सर ये लिखना जरूरी है क्या? तुम्हारा नाम लिखो ना, तुम्हारे ऊपर। समझ में आ रहा है? 2c2 कितना होगा? 5c2 कितना होगा? 1। ये बोलो 7 into 6, 2 into 1 कहाँ पर ऊपर? 8 से। अरे समझ में आया? अब मैं प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन लिखूं, therefore डिस्ट्रीब्यूशन लिखना जरा ध्यान से क्या है, यहाँ क्या लिखूंगा? 1 सी, हाँ बोलो प्रॉपर्टी। अरे बोलो समझ आ रहा है? और क्योंकि हमारा जो समेशन है इसका px, ये कैसे रख सकते हैं? xi pxi लिखते हैं, क्या लिखते हैं ना? 0 का 1 का, तो सबका जोड़ करके कितना आ रहा है? 1। therefore the given x is the random variable। अरे समझ में आया? कह सकते हो? चलो फटाफट इसे बना लो एक क्वेश्चन, जल्दी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाथ से बुलाया नहीं जाता, आदमी याद कर ही लेते हैं। हाँ जी, आ जाए क्वेश्चन पे। लेट कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट्स, थर्ड क्वेश्चन, लेट कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन, लेट कैपिटल एक्स represent the difference between the number of heads, the number of heads and the number of tails, and the number of tails obtained when a coin tossed 6 times। एक कॉइन को 6 बार टॉस करें तो जो डिफरेंस आएगा हेड और टेल में उसको हम कैपिटल एक्स कह रहे हैं। What are the possible values of x? आपसे प्रॉपर्टी इसमें पूछा ही नहीं है, खाली पॉसिबल वैल्यूज पूछा है बेटा x की। तो अब आप मुझे बताओ क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। सुनो, 6 बार टॉस किया ना, 6 के 6 बार हेड आ जाए, टेल कितनी बार आए? तो ऐसे बना लिया तो कहीं रफ पे 6 0 5 1 बोलो 4 2 3 2 4 1 5 6। अब डिफरेंस करना है, कर लो डिफरेंस। 4 डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़े में छोटे बड़े, ये याद रखना। डिफरेंस का मतलब जैसे मेरे और मेरे पापा की एज में क्या डिफरेंस है। सपोज मान लो, सपोज करो उनकी एज इस समय मान लो 75 ईयर, मेरी 40 साल है फॉर एग्जाम्पल, तो कितने का डिफरेंस हुआ? 35। कितने का डिफरेंस हुआ? 35। कोई पूछे कि मेरे पापा और मेरी उम्र में क्या डिफरेंस है, तो भी वही होगा। मतलब मेरी और मेरे पापा की उम्र में डिफरेंस है और मेरे पापा और मेरे उम्र में डिफरेंस है। आप देखिए सर सेम ही बात तो कह रहे हो। नहीं देखो, पहले नाम लिया अपना और फिर लिया किसका? अपने पापा का, तो डिफरेंस क्या है? 35, क्योंकि बड़े में छोटे को घटाया। दूसरी बार पहले मैं पापा का नाम ले रहा हूँ फिर अपना ले रहा हूँ, तब भी डिफरेंस क्या? 35। तो डिफरेंस हमेशा यही मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाओ। समझ में आ रहा है? 15 और 20 में कितना डिफरेंस है? 5। 20 और 15 में 5। समझ में आया? बड़े में से छोटे को घटाना। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है बेटा? 2। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। यानी ओवरऑल हम एक ही बार जो वैल्यू आती है उसी को लिखते हैं, यानी यही चलेगा। बोलो हाँ या नहीं? पॉसिबल वैल्यू आएंगे बेटा 0,
समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज कॉल्ड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर कोई कहेगा प्रॉपर्टी निकालो तो क्योंकि यहाँ पे 6 बार टॉस कर रहे हैं, बड़ा काम है, तो इसलिए अभी हम इसकी प्रॉपर्टी पे डिस्कशन नहीं कर रहे। आज जरा अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। बेटा यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, प्लीज इसको लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ number of heads in 2 tosses of a coin. 2 tosses of a coin। हाँ तो लिखे सब बच्चे। बेटा सबसे पहले तो सोल्यूशन में क्या लिखोगे ध्यान से सुनना। अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आ गया क्वेश्चन में, इसका मतलब रैंडम वेरिएबल भी आना कंपल्सरी है। तो बेटा सबसे पहले लिखेंगे लेट कैपिटल एक्स बी द रैंडम वेरिएबल जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, विच रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ये पूरी लाइन आएगी, सही है? क्या लिखना है देखना, लेट कैपिटल एक्स बी द रैंडम वेरिएबल which represents बोलो 2 tosses of a coin। सही है? अब लिखेंगे बेटा therefore possible values of बोले पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी एक्स की? भाई आप 2 टॉस कर रहे हो, कितने हेड आ सकते हैं? एग्री? अब मैं सबकी प्रॉपर्टी निकालूंगा और आपकी अगर प्रॉपर्टी निकालने में कमांड आ चुका है तो एक बार करो। 2 टॉस कर रहे हैं, एक भी हेड ना है, तो पहले टॉस में कितने हेड? अरे पहले टॉस में हेड ना आए, दूसरे टॉस में भी हेड ना आए। पहले टॉस पे हेड ना आने की प्रॉपर्टी, दूसरे टॉस पे फाइनल। तो आसान है। कितने केस बनेंगे इसके? ये भी सोचते रहो, कितने केस बनेंगे? 2C0। आसान, वो खाली सोचने के लिए। समझ में आ रहा है? हाथ रोको, हाथ रोको। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1। बच्चों कितने केस बनेंगे? 2। पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, या पहला प्लस पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, यानी कैसा बताना? 1/2 × 1/2 प्लस देखो कितना 1/4 1/4 कितना आंसर 1/2। समझ में आया? केस चेक कर लेना कितना 2C1। अगला बताना कितने केस 2C2, दोनों पे क्या आ जाए? हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? अरे बोलो मैं ना। अब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, बच्चों समझ मारा? 0 1 चलिए बताइए प्रॉपर्टी पहले की ऐड करके बना रहा है, काम खत्म है। ये आपका आंसर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसान है बिल्कुल, जल्दी करो। कहाँ कुछ गड़बड़ पड़ रहा है? अच्छा ये 1/4। पढ़ाई का स्तर इतना गिर चुका है, किसी अध्यापक का बच्चा, मतलब जो खुद टीचर है, उसके बच्चे को ये नहीं आ रहा। किस क्लास के बच्चे को आना चाहिए? मतलब मुझे सेकंड थर्ड में भी आ रहे हैं। 18 × 2 18 × 3 नहीं पता, बच्चा 10th में है। कितना मजा आ रहा होगा पढ़ाने में मुझे, बहुत बढ़िया।
खत्म नहीं होता यार। क्या बोलेंगे, गलती स्कूल की है, एजुकेशन सिस्टम की है। चलो लिखो, नंबर ऑफ टेल्स, एक मिनट सर मैं आ रहा हूँ। भाई तुम लोग की भी छुट्टी नहीं है, चले मैं जा, मैं अभी जुगाड़ करके आ रहा हूँ अपनी क्लासेस का। नंबर ऑफ टेल्स इनटू, नहीं टाइम हो गया, लेकिन अभी मैं हूँ क्योंकि मेरी आज की क्लास कोई और लेने वाला है डेमो के लिए, कोई और। फिर 7 नहीं इन 3 टॉसेस ऑफ 3 नंबर ऑफ टेल्स इन 3 कॉइंस, 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। चलो ठीक ऐसे लिखो बेटा, एक कॉइन को 3 बार फेंके या 3 कॉइन को एक बार फेंके, बात फेंकिए। चलो अब देखो इसमें डायरेक्ट बताओ पॉसिबल वैल्यूज क्या आ सकती हैं। सही है यार, प्लीज ना फटाफट पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालो। चलो अब मैं तुमसे पूछूं कितने केस बनेंगे पहले वाले के, दूसरे वाले के 3 केस, 3C2 कितना होता है, 3C3 1 1 3 3 1। मतलब पहले के 1 केस, दूसरे का 3 केस, तीसरे का 3 केस, चौथे का 1 केस। बनाओ, आंसर बताओ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाइए, जल्दी करो। चलो बताओ अभी कितना आएगा। पहली बार टेल आएगा ना, टेल आएगा, दूसरी बार में टेल ना आएगा, तीसरी बार में ना आएगा, कितना आ गया। ये वैसा कुछ नहीं है जो पहला बताया था, याद है कितने केस बनेंगे, 3। पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार ना आए, तीसरी बार ना आए, ऐसे ही पहली बार ना आए, दूसरी बार आ जाए, तीसरी बार ना आए, पहली दूसरी बार ना आए और तीसरी बार आ जाए। कितने हो गए, 3 बार 8। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर ना समझ में आए तो 1 निकाल के कितने से मल्टीप्लाई कर देना, बात तो समझ में आ गई ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ छोटे हैं तो आप पूरा दिखा दो। वाई एम सेइंग कि वो काम नहीं करो, क्योंकि ना वो सिलेबस से हटाया हुआ है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था एक सिलेबस में टॉपिक, वो हटाया हुआ है। 12th में था प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो वो हटा दिया गया। तो उसके हटाने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो चीज़ कहीं टीचर को ये ना खटक जाए एग्जामिनर को कि इसने तो वो लगा दिया है, ठीक है। इसीलिए बेटर है कि आपको पता करने के लिए वो बेस्ट है, करो इससे, ठीक है। अच्छा जब एकदम ही बड़ा आ जाए कि 6 केस बन रहे हैं, 8 केस बन रहे हैं, तो बेटर है कि जो 8 से मल्टीप्लाई करो, सीधा करो, ठीक है। जहाँ मजबूरी हो जाए वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, कितना आ गया यहाँ पर बेटा, टेल टेल टेल, कितना आ गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, कर लोगे इसको बच्चों, कुछ समझ में आया। 0 1 0 1 2 कर लेंगे आप इसे, समझ में आ रहा कैसे करना है। देखो अब आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर देखो, मैं सीधा हिसाब दूं, इसमें बेटा जो क्वेश्चन आ सकता है, जो मेरा अपना तजुर्बा कहता है, वो वाला क्वेश्चन आएगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले से बना हुआ है, इसमें कोई वैल्यू डाल देंगे k वगैरह करके और उसकी वैल्यू पूछेंगे। तो आपको पता है कैसे करना है, सबको जोड़ो, 1 के बराबर रखो, सिंपल क्वेश्चन हो गया। कई बार वो ऐसे ना देके ऐसे दे देते हैं, कर्ली ब्रैकेट में ऐसे डेटा दे देते हैं कि ये होगा तो ये आंसर, ये होगा तो ये आंसर। तो पहले इससे तक ये बनाया जाता है और उसके बाद वो ऐड करके 1 रख के किया जाता है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन ये हो गए, बाकी जो ये हमारा चल रहा है वो तो चलता रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको x इक्वल टू 0 1 2 3 4 तक ले जा सकते हैं। कहाँ तक, मैक्सिमम 4 तक। तो बेटा 4 में कितने केस बनते हैं सुन लो, 4C0 कितना केस, 1 केस, 4C1 4, 4C2 6, फिर 4C3 फिर 4, फिर 4C4 1। समझ में आ रहा है, 1 4 6 4 1 इतने केसेस बनते रहेंगे कंटिन्यूसली और अपने आप आंसर निकालेंगे। मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप इस तरीके से करें अगर एग्जाम में कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप केस से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आपका सही आएगा, लेकिन कुछ एग्जामिनर इसका अपोज कर सकते हैं कि जब सिलेबस में नहीं है बच्चा क्यों कर रहा है। समझ में आ रहा है। पहले ये पार्ट बहुत आसान था, क्योंकि वो जो बाइनोमियल वाला पार्ट है ना, वो बिल्कुल बच्चों वाला पार्ट था।
केस से मल्टीप्लाई करो गेट द आंसर, केस से मल्टीप्लाई करो गेट द आंसर डायरेक्ट। लेकिन क्योंकि वो हटा दिया सिलेबस से, तो अब आपको जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर देना पड़ेगा, लाइक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की केसेस बना के दिखाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? ये है आपको ओवरऑल चैप्टर सिलेबस खत्म। कल क्या है आपका? संडे। कल बच्चों आप लोग को एक चैप्टर कोई प्रिपेयर करके आना है, सही है? परसों से ये वाला पार्ट खत्म करने के बाद, ठीक है, ट्यूसडे से मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। रिवीजन में हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करेंगे वन शॉट रिवीजन, मतलब एक दिन अगर 3-4 घंटे निकलते हैं, ठीक है, उसमें हमें कौन कौन से चैप्टर करने सुन लो। उसमें हमें करने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हमें करना है AOI, उसमें हमें करना है प्रोबेबिलिटी। इसमें हमें लॉन्ग लेके खींचना है, मतलब इंटीग्रेशन लंबा चलेगा। कल आप लोग सब लोग बैठ के इंटीग्रेशन का बेटा एक वन शॉट रिवीजन करा था, जिसमें मैंने 3 वीडियो डाली है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वो प्लीज़ देख लेना कल, या जो भी हमारा नेक्स्ट डे होगा, है ना, जिसमें हम लोग मिल रहे हैं, उसमें बेटा मैं आपको बाई पार्ट सिखाने वाला हूँ, ठीक है, इसको कंप्लीट कराने के बाद।